हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और अभी जो कोविड-19 का इरा चल रहा है तो उससे आप बहुत ज़्यादा ही सतर्क होकर रहिए। मास्क लगाइए, वो मतलब जिससे आप बात करते हो उससे जो है 1 मीटर की दूरी कम से कम बना के रखें। और ज़रूरत पड़े, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़े तभी घर से बाहर निकलिए। ठीक है, अभी तो कोचिंग वगैरह जो है स्कूल्स तो बंद ही है, तो आप घर पे जो है ऑनलाइन क्लास कीजिए। जैसे मेरा क्लास कर सकते हैं आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी जो है वो तो है ही। ठीक है, तो सतर्कता अपने हाथ में है बच्चा लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, एंड हो चुका था। तो बच्चा लोग, हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम लोग जो है NCERT क्वेश्चन पढ़ेंगे। NCERT क्वेश्चन, जितना सारा NCERT क्वेश्चन है सारों को मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि NCERT क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वही तो रहता है, बस घुमा फिरा के वही NCERT 90% बोर्ड में जो 95 कह लो आप, बोर्ड में 95% जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, CBSE बोर्ड के द्वारा, तो वो NCERT से ही होते हैं। तो NCERT क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और क्या कॉन्सेप्ट है उसके अंदर का वो जानना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो आइए हम लोग शुरुआत से NCERT क्वेश्चन देखते हैं, कैसे समझते हैं कि कैसे ये बनेगा, कैसे क्या कॉन्सेप्ट पर ये बनता है। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है एसिड बेस एंड साल्ट पूरा कवर कर चुके थे। इसी चैप्टर से जितने NCERT क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं बताऊंगा। और NCERT क्वेश्चन के बाद हॉट्स क्वेश्चन करेंगे, और हॉट्स क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे कि बोर्ड जो है किस तरह से सवाल करता है, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन डालता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि बोर्ड में सर क्वेश्चन सेट करता कैसे, मतलब कैसे करता है क्वेश्चन सेट। हाँ, दे दिए, इधर लिखा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज क्लोरोएल्कली प्रोसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड कभी पूछ ही नहीं सकता, वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो किस तरह से बोर्ड घुमा के क्वेश्चन पूछता है बच्चा लोग, वो सारा हम लोग आज देखेंगे। सारे क्वेश्चन को किस तरह से पैटर्न रहता है बोर्ड का, वो सारा हम लोग आज देखने वाले हैं। पहले NCERT क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जो बोर्ड है इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं, पूरा बोर्ड में तो एक बार में क्वेश्चन आएगा नहीं, तो बारी बारी से मैं हर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड with 3 test tubes, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, बात को गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, बस रेड ही लिटमस पेपर आपको दिया है। एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब्स। चलिए, अब ये सवाल तो आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी। अब मैं इसका जो है, मैं इस क्वेश्चन को अब पूरी तरह से समझाता हूं कैसे होगा। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आप लोगों को 3 गो यानी 3 टेस्ट ट्यूब आप लोगों को दिया है। ठीक है, तो मैं इधर कर लेता हूं। यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। ये पहला टेस्ट ट्यूब, थ्री टेस्ट ट्यूब है। अब कह रहा है वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, इसमें से जो एक ये बीकर होगा, ठीक है, यानी टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें जो है किसी एक में जो है डिस्टिल्ड वाटर है, एंड अदर 2 कंटेंट्स, और बाकी का जो बच गया 2, उसमें एक में एसिडिक सॉल्यूशन होगा और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन होगा, यही बोल रहा है। ओके, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, तो आपको बताना है कि ये तीनों जो है 1 2 3 यानी बीकर A, बीकर B, बीकर C, बीकर A B C मान लेते हैं हम लोग कि बीकर A में एसिडिक सॉल्यूशन है कि बीकर B में बेसिक है या C में क्या है,
हमको लोग को पता लगाना है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है और बताना है किसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, किसमें बेसिक सॉल्यूशन और किसमें जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन है यानी डिस्टिल्ड वाटर है। चलिए क्वेश्चन समझ चुके हैं बच्चे लोग, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस दिया है तो रेड लिटमस का क्या प्रॉपर्टी था कि रेड लिटमस जो भी होता है, रेड लिटमस जो सॉल्यूशन होता है या रेड लिटमस पेपर भी आता है, ठीक है, तो रेड लिटमस क्या करता है, बेस को, अगर रेड लिटमस पर कोई बेसिक चीज जाएगा तो वो रेड को ब्लू कर देता है। यानी रेड लिटमस का जो कलर होगा अगर उस पर बेसिक सॉल्यूशन जाएगा तो वो ब्लू कर देता है बच्चा लोग। अगर यही रेड लिटमस पेपर पर अगर आप लोग कोई एसिडिक सॉल्यूशन रख दो, एसिडिक सॉल्यूशन रख दे तो कोई इफेक्ट नहीं, रेड का रेड ही रह जाएगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चे लोग। ये मैं पीछे वाला चीज रिकॉल कर रहा हूं, आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं। और तीसरा क्या है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है, न्यूट्रल, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं। तो ये तो बताना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी से तो बना लोगे आप लोग। अब मान के चलिए हम लोग रेड लिटमस लिए, बारी बारी से इसमें हम डुबाएंगे। पहले ए वाला में डुबाए तो मान के चलिए अगर ए वाला जो बीकर होगा उसमें जो भी सॉल्यूशन होगा, अगर हम लोग रेड लिटमस डालें, अगर मान के चलिए अगर इसमें एसिड होगा तो वो रेड को कोई इफेक्ट करेगा, रेड लिटमस पर अगर एसिडिक चीज डालेंगे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यानी अगर ए बीकर में, बीकर ए में अगर कुछ भी नहीं है यानी एसिड है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी लिटमस पेपर का कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे वाला में डालेंगे तो मान के चलिए आगे वाला अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है तो वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो हम पहला आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ओ माय गॉड, बीकर बी में जो है वो जो है बेसिक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं, मान लेंगे ना, हमारा एक तो पता चल गया ना, हो गया। देखिए एक और बात है, मान के चलिए अगर ए वाले बीकर में अगर एसिड रहेगा तो अगर रेड लिटमस डालेंगे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं। और एक बात आपको और जानना चाहिए कि अगर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसमें भी तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन और ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें हमको कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन को पता करेंगे। तो जैसे ही हमको बेसिक सॉल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है, तो उस बीकर को हम साइड कर लेंगे क्योंकि हमको वो पता चलेगा हाँ भाई बेसिक सॉल्यूशन है। अब मेरे पास दो ही बीकर बच जाएगा। अब दोनों में से किसी एक बीकर में एसिड है और एक बीकर में कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो अब वही ब्लू, वो जो ब्लू वाला अब इसमें बेसिक में डाले थे वो लिटमस पेपर क्या उस रेड लिटमस को अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डाले थे तो रेड को क्या कर दिया था, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था। वो लिटमस पेपर फाइनली हम दोबारा निकालेंगे उसमें से, बेसिक सॉल्यूशन में से, और बीकर ए में डालेंगे। तो मान के चलिए अगर बीकर ए में अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हैं मेरा बात, ब्लू को रेड में देगा कन्वर्ट कर। तो हमको ये आइडेंटिफाई तो हो ही जाएगा, ओ माय गॉड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन कर सकता है, अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर हो, ठीक है, ब्लू लिटमस हो, अगर ब्लू लिटमस पर अगर एसिडिक सॉल्यूशन अगर डालोगे तो क्या कर देगा, उसको रेड कर देता है। तो डेफिनेटली हम समझ जाएंगे कि बीकर ए जो था, बीकर ए उसमें क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन था, जो भी था वो एसिडिक था। और बाकी जो सी बच गया, ये जो सी है वो ना तो रेड लिटमस पर कोई कलर, ना ब्लू लिटमस पर कोई कलर नहीं, तो उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं देगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा समझ जाएंगे कि ये क्या था, न्यूट्रल सॉल्यूशन था, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग पता कर पाते हैं। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से समझ लीजिए क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब तेजी करेंगे, अब लोग हम लोग अब तेजी से करेंगे क्योंकि इतना अगर एक क्वेश्चन में टाइम देंगे तो बहुत सारा टाइम हम लोगों का व्यतीत होने वाला है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखिए कह रहा है कि ये जो खट्टा चीज होता है, दही होता है या कोई भी खट्टा चीज होता है, उसको हम लोग ब्रास या कॉपर का जो वेसल्स होता है, जो कॉपर का बर्तन होता है, जो ब्रास का बर्तन होता है, उसमें हम लोग को क्यों नहीं रखना चाहिए।
जो खट्टा चीज होता है। तो 1 मिनट आपको हम बता देंगे, क्वेश्चन 1 का था, क्वेश्चन 2 का मैं बता रहा हूं कि मान के चलिए ब्रास और कॉपर क्या है, एक तरह से मेटल है, उसमें मेटल का कंपोजिशन है, तो मेटल है, चलिए मेटल लिख लेता हूं। अगर कोई भी सौर सब्सटेंसेस है, कोई भी चीज खट्टा है, अगर उसमें रख रहे हैं तो खट्टा है, क्या है, एसिड है, तो एसिड, तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई एक स्पेसिफिक साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो मान के चलिए ये सॉल्ट बना देगा। तो अब हर एक सॉल्ट NaCl ही नहीं होते हैं, हर एक सॉल्ट खाने वाले ही नहीं होते। अब यहाँ पर जो कॉपर वेसल्स होगा वो रिएक्शन करके कुछ टॉक्सिक्स मटेरियल बना देगा वहाँ पे, और वो खाना में टॉक्सिक्स मटेरियल बनने के बाद जो है खाना में मतलब टॉक्सिक हो जाएगा ना खाना, अगर उसको हम इंटेक करेंगे, खाएंगे, तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। इसी के लिए हम लोगों को ये कॉपर वेसल्स या ब्रास में हम लोगों को खट्टा चीज़ जैसे दही वगैरह ये हम लोगों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करके कोई टॉक्सिक मटेरियल बना देता है जो हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं हम लोग। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कह रहा है कि अगर कोई एसिड अगर कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें एक गैस लिबरेट होता है, एक गैस निकलता है। तो उस गैस को आप पहचानिए, बताइए वो गैस कौन होगा, और हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और यह जो गैस है, इस गैस को आप टेस्ट कैसे कर पाओगे, कैसे बता पाओगे कि हाँ ये गैस जो है पार्टिकुलर गैस निकल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सेम बताया है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये तो हम लोग को पता है। तो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये तो हमको पता चल गया कि कौन सा गैस रिलीज होता है बाबू। इलेक्सर विथ एन एग्जाम्पल। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी देना है। पहला नंबर हम समझ गए ना कि कोई भी मेटल अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो अब कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो चलिए भाई, एक मेटल ले लेता हूँ जिंक, और एक एसिड ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ। ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन गया, ठीक है, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लिया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है इस हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट कैसे करोगे। तो जहां से अगर हाइड्रोजन गैस, जैसे ये रिएक्शन को हम लोग एक बीकर में किए हैं, तो उस बीकर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये रिएक्शन हुआ तुरंत जो है हम लोग एक मैच स्टिक लेंगे और उस बीकर के जो टॉप होता है उस पर हम लोग ऐसे करके वहाँ पे मैच स्टिक रखेंगे। तो मैच स्टिक जो है पॉप साउंड से विथ लिटिल एक्सप्लोजन के साथ बुझ जाती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है। तो हम लोग समझ जाएंगे पॉप साउंड एक ही गैस प्रोड्यूस कर सकती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का, यानी जो भी गैस अगर मेटल और एसिड के रिएक्शन के बाद जो गैस लिबरेट होती है उस गैस का हम लोग पता लगा लेंगे। पॉप साउंड अगर क्रिएट करेगा वो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओ माय गॉड, जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये भी बात आप लोग समझ गए। चौथा क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। चौथा है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। इसी के लिए जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारा आप लोग समझते जाइए। आप कहोगे सर पूरा सोल्यूशन ही आप क्यों नहीं लिख देते हो। यार उतना आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है, आप लोग पर मुझे भरोसा है, आप उतना कर सकते हो क्योंकि आप CBSE में पढ़ते हो ना, तो आप तो कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर वाला जो सॉल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्यों करता है कंडक्ट बाबू। तो चौथा क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, एक बात मैं बता दूं कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक शो नहीं करता है जब तक कुछ वाटर का कांटेक्ट में वो नहीं आ जाए। अगर कोई भी एसिड जो है, जैसे कोई भी एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लेते हैं, अगर वो वाटर के कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगा
तब तक वह H+ आयन रिलीज ही नहीं कर पाएगा, फर्निश नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया, यह जो है अपना H+ आयन, देखिए चूंकि मेन रीजन में बता रहा हूं, वाटर आया, वाटर के पास होता है पोलर नेचर, वो क्या करेगा, इस आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये देखिए एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वाटर बहुत ही बड़ा जिम्मेवार होता है। वो क्या करता है, वाटर के पास पोलर नेचर होता है और ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है, और जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये H+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और प्लस में Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि H+ आयन के कन्वर्ट हो जाने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है। अब चूंकि ये H+ आयन जो है ना अनस्टेबल होता है, चूंकि ये वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ आयन बना लेता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन। आई थिंक आप लोगों को ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या था कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है बच्चे लोग, तो मेन रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये HCl है या कोई भी एसिड है, वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा और H+ आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, हम लोग पता है, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम बताए थे ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा या फ्री आयंस रहेगा तो ये सारा चीज़ों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ढोने का काम करता है, ये कैरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करता है आयंस। जैसे ही H+ आयन हो गया और Cl- आयन ब्रेक डाउन हो गया, अब उस सॉल्यूशन में पूरा आयंस ही आयंस हो जाएगा। और ड्यू टू द फ्री आयंस, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द फ्री आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्वस सॉल्यूशन में अगर एसिड अगर ड्राई है, ड्राई एसिड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता है। ड्राई एसिड भी होता है, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो समझे, डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे ये क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयन एंड along with Cl- आयन due to the presence of free ions that is called H+ and Cl- आयन aqueous solution of acid conduct electricity। ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले ये मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे लोग, अब वो 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां क्या है, देखिएगा। मेटल कंपाउंड्स A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence। क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। effervescence क्या होता है? The gas evolve extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। कह रहा है कि एक मेटल A है, ठीक है, कोई मेटल A है, देख लीजिए, कोई मेटल A है, ठीक है, वो अगर रिएक्शन कर रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे मेटल A है, वो अगर रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो HCl। तो रिएक्शन के बाद वो क्या बनाता है, तो अगर वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये कंपाउंड A रिएक्शन करता है तो एफरविसेंस प्रोड्यूस करता है। तो आपको एफरविसेंस का मतलब समझना चाहिए कि एफरविसेंस का मतलब होता है वो जो बुलबुला टाइप का, मतलब बुलबुला जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। देखिए ना, जब आप लोग स्प्राइट वगैरह पिए होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पिए होंगे, तो नीचे से जो बुलबुला टाइप का निकलता है, ऊपर बबल्स जो है ऊपर जाता है, तो उसी को बोलते हैं एफरविसेंस, उसी प्रोसेस को। तो एफरविसेंस एक ही गैस प्रोड्यूस करता है बहुत अच्छे से, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एफरविसेंस प्रोड्यूस करता है। ये बात समझनी चाहिए बच्चे आप लोगों को, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है एफरविसेंस एफरविसेंस। तो आज आप लोग समझ गए एफरविसेंस क्या होता है। वो जो बुलबुला होता है वो नीचे से ऊपर जो जाता है
तो वो होता है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसी प्रोसेस को एफरविसेंस बोलते हैं। तो एक ही गैस प्रोड्यूस कर सकता है, वो कौन सा गैस है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। अब देखिए, अगर यहां से भी अगर एफरविसेंस यानी वो गैस को आप लोग समझ नहीं पाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो आगे भी दिया है उसके बारे में। देखिए, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। मतलब वो जो गैस है, जो भी गैस है, मतलब मेटल ए अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो भी गैस निकलेगा वो जो है मोमबत्ती से भी, जब मोमबत्ती कैंडल जलता है तो उस कैंडल से CO2 गैस, मतलब अभी तो मैं बता दिया हूँ CO2 निकलता है, लेकिन वो जो मोमबत्ती जलता है ना जिस समय, उस समय जो है वो गैस निकलता है। तो वही बताया है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। तो यहाँ अगर आपको एफरविसेंस में नहीं समझ में आया तो ये समझ जाइए आप लोग कि वो जो है बर्निंग कैंडल को इवॉल्व मतलब करता है, उससे निकलता है, कैंडल से निकलता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगला कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो भी रिएक्शन होगा, ये मेटल है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो भी बनेगा उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाइए। और इफ वन ऑफ इट्स कंपाउंड, अगर ये दोनों रिएक्शन कर रहा है और इसका एक कंपाउंड अगर कैल्शियम क्लोराइड है, तो आप ये जो है केमिकल इक्वेशन को लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहले देखिए, कह रहा है कि ये जो भी रिएक्शन करेगा ना, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। ये आपको दे रखा है, तो निसंकोच भाव से CaCl2 लिख लीजिए। ठीक है, और हम लोग ये भी देख लिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगा क्योंकि एफरविसेंस हो रहा है, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग एक बात पढ़े थे, तो अगर ये कैल्शियम का साल्ट बन रहा है, देखिएगा, अगर ये कैल्शियम का साल्ट बन रहा है तो जो भी मेटल होगा वो कैल्शियम होगा बाबू। मेटल क्या होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, तब ना कैल्शियम का साल्ट बना है, तब ना ये मेटल जो भी होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया होगा, तब जाके कंबाइन करके कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक सॉल्ट बनाया है। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। तो एक बात हम जो है आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर कोई भी मेटल, देखिएगा, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा कोई भी एसिड के साथ तो एक सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विथ वाटर बनाता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी तो प्रोड्यूस हो सकता है जब कार्बोनेट होगा, तभी तो प्रोड्यूस हो सकता है ना बाबू। मेटल तो हम लोग जान गए कि बाबू कैल्शियम होगा यहाँ पे। ठीक है, मेटल तो हम लोग जान गए कि कैल्शियम होगा क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट बन रहा है, तो कैल्शियम मेटल होगा ही होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस हो सकता है? जब कार्बोनेट होगा तभी तो प्रोड्यूस हो सकता है। तो जो भी होगा, यानी ये जो A होगा, मेटल A, वो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, तभी तो CO2 गैस निकलेगा वहां से। ठीक है, तो हमने पढ़ा अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाएगा, जो कि क्वेश्चन में दे ही रखा था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा और एक और चीज बनता है, वाटर बन जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर दो आप ना। ठीक है, चलो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख के बैलेंस कर देता हूँ, आप लोग कर लेना। CaCO3 अगर रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन रहा है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ H2O बन रहा है। अब इसको मैं कर लेता हूँ बैलेंस। मेरा एक बैलेंस करने का रूल था, आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो। इधर एक कैल्शियम, इधर एक कैल्शियम, बैलेंस है कैल्शियम। अब कार्बन देखो, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, कार्बन भी बैलेंस नहीं है, कार्बन बैलेंस, हाँ है, कार्बन बैलेंस है। इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, कार्बन बाबू बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर भी 3 है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो आराम से यहाँ पे 2 लगा दीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 लगाए तो क्लोरीन भी 2 हो गया। हाँ चलो, क्लोरीन भी 2 है ही। अब पूरा तरह से बैलेंस हो चुका है ये केमिकल इक्वेशन। तो ये था, यानी 5 नंबर तो आपका बन गया, बैलेंस भी हो गया, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई डू HCl HNO3
यानी वाई डू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ETC शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक इथानॉल यानी C2H5OH। इसका बारे में जो हम लोग डिस्कशन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से करेंगे, वहाँ इसको देखेंगे क्या है। एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, यानी ग्लूकोज होते हैं या इथानॉल होते हैं, ये सारे जो हैं अपना एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उसी जगह पर हम लोग बात कर ले हाइड्रोक्लोरिक HCl की और HNO3 की, ये तो बहुत अच्छा मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक ही रीज़न है, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ये 6 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि HCl जो भी होते हैं, HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, वही बात है, ये इस तरह का क्वेश्चन हम एक बता चुके हैं। जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन करेगा ये फर्निश कर देगा H+ और Cl- आयन, और ड्यू टू H+ आयन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना। जब तक H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक जो है वाटर के साथ ये कंबाइन होगा ही नहीं, और तब तक हाइड्रोनियम आयन देगा ही नहीं ना, तब तक एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वाटर आ गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तुरंत जो है वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर देता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है वो, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड भी होगा, नाइट्रिक एसिड भी क्या करता है, HNO3 वो भी वाटर के साथ कंबाइन करके H+ और प्लस में नाइट्रेट आयन दे देता है। फाइनली ये आयन है यानी H+ आयन अनस्टेबल होने के कारण वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ आयन बना देता है, और यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, और हाइड्रोनियम आयन के कारण ही या H+ आयन के कारण जो है यह HCl और नाइट्रिक एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो मेरा बात आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन उसी जगह पर हम बात कर ले C2H5OH, C6H12O6, इसमें भी तो हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C2H5OH इथानॉल, या बात कर लीजिए ये कहाँ गया ये C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता है H+ में कन्वर्ट। तो ये क्यों नहीं एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो भी हाइड्रोजन है वह जो है H+ आयन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते हैं, H+ आयन में फर्निश नहीं हो पाते हैं। इसमें जो भी हाइड्रोजन आयन है वह जो है H+ आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, H+ आयन में बन नहीं पाता है, और फाइनली वो H+ आयन हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बन पाता है, जिसके वजह से ये हमारा C2H5OH इथानॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, या ये ग्लूकोज, ये दोनों जो है एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं कर पाता है। डायरेक्ट लिख दीजिएगा ड्यू टू, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज the hydrogen present in that compound has not potential to give H+ ion, that's why they do not show acidic behavior। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्यों नहीं करता एसिडिक बिहेवियर शो ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल, आपको पता हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। वही क्वेश्चन है, बार बार उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी बहुत इजी है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। अब देखिए हम बता रहे थे ना ड्राई HCl गैस के बारे में थोड़ा देर पहले, वही बात है कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर का काम क्या होता है बच्चा लोग, ये बताइए। लिटमस पेपर का काम होता है एसिड और बेस का पता लगाना, एसिड और बेस का पता लगाना ना। अब यहां पे देखिए HCl गैस है लेकिन वो ड्राई है, सूखा है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, वाटर है ही नहीं। तो क्या होगा बाबू, ये जो ड्राई HCl होगा, ड्राई HCl होगा, ये तो कुछ H+ आयन बनेगा ही नहीं, इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, फर्निश नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वाटर है ही नहीं, तो H+ आयन जो है बन ही नहीं पाएगा। और H+ आयन जैसे ही नहीं बनेगा तो वो एसिडिक बिहेवियर ही नहीं शो करेगा, और जब तक एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा तब तक
जो लिटमस पेपर है उसको अफेक्ट कैसे करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही बात है, समझ में आई क्वेश्चन? इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इन ड्राई HCl गैस water is absence and due to the absence of water dry HCl gas has not potential to produce H plus ion and hence does not show acidic character and that's why it does not effects on dry लिटमस पेपर। अच्छा, लिटमस पेपर को भी ड्राई होना चाहिए। अगर मान के चलिए गैस है, गैस जो है HCl जो गैस है ड्राई, वो एकदम उसमें वाटर है ही नहीं, लेकिन लिटमस पेपर अगर ड्राई नहीं होगा, वेटेड होगा, भींगा हुआ होगा, तो क्या करेगा? वो तुरंत वहाँ पे जो है वाटर के साथ कंबाइन करके वो फिर से वहाँ पर H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा और फिर जो है लिटमस पेपर को अफेक्ट कर देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसी के लिए लिटमस पेपर को भी ड्राई होना बहुत ही नेसेसरी है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? मतलब जो भी कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का, कैसे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोनियम आयन, ये तो आपको पता चल गया होगा ना बच्चा लोग। ओके, जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, अगर कोई मान के चलिए कोई एसिड है, ये देखिए कोई एसिड, ये मान के चलिए ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई एसिड रखा हुआ है, इसमें कोई एसिड है, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? अच्छा, दिख रहा होगा। अब इसमें जो है वेरी सॉरी, इसमें है हाइड्रोनियम आयन भरा हुआ। अरे एसिड है तो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, तो उसमें डेफिनेटली है कि हाइड्रोनियम आयन होगा ही। अब क्या कह रहा है, अगर इस एसिड में वाटर मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? पहला नंबर तो एसिड में वाटर मिक्स करना ही नहीं है, ठीक है। वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे तो इसका जो मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए, जब इस एसिड को हम लोग डाइल्यूट करेंगे, यानी वाटर मिला के जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं, तो इसका जो H3O प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा आप पानी देते जाइएगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, ऊपर मैं पहले मिटा लेता हूँ। यहाँ तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ तक मैं मिटा लेता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ क्या है बात। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए बच्चा लोग, आप लोग रगड़ के मेहनत किया कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी के लिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी आप लोग बच्चे हैं, नहीं समझ पाइएगा इस ज़िंदगी में कितना दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। बिना मेहनत किए हुए आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है, एक दर्द छुपा हुआ है, आप लोग उस दर्द को समझ नहीं पाओगे। लेकिन क्या करूँ यार, मेहनत करना होगा, तभी तो जो आप चाहते हो, जो आपका एम है, जो आपका ड्रीम है, उसको आप पा सकते हो। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। और अगर आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो बच्चा लोग, तो कंपटीशन जो है आप लोग अगर कर रहे हो, तो माय गॉड आप लोग को रगड़ना होगा, बहुत ही जम के रगड़ना होगा, छोटा मोटा नहीं। छोटा मोटा आप लोग कोई 5 घंटा पढ़ रहा है, 6 घंटा पढ़ रहा है, यार कुछ भी नहीं होगा आपको। अगर देखिए, आप जो समझते हैं कि हम लोग 6 घंटा पढ़ रहे हैं, बड़ा मस्त से 6 घंटा कौन पढ़ता होगा, हम लोग सब कुछ अचीव कर लेंगे। बस आप लोग बाहर निकल के देखिए, कंपटीशन में देखिए, आप लोग बाहर जाके देखिए, माय गॉड 12, 15, 17 आवर्स पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो कंपटीशन करते हैं और वो फाइनल वो देते हैं, वो रिजल्ट देते हैं, कोई एसएससी निकाल लेते हैं और बहुत सारा जो उनका ड्रीम होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके उनको वो सक्सेस मिलता है। आप लोग अगर सोचते हैं कि 5 घंटा 6 घंटा पढ़ के हम लोग बहुत ही बड़ा जो मेरा ड्रीम है उसको अचीव कर लेंगे, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट दैट सक्सेस। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मेहनत करना होगा। अगर आप लोग कंपटीशन में हैं तो आप लोगों को
ये देखना होगा। अगर कंपटीशन का मतलब ही होता है, देखिए मैं आपको क्लीन रूप से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग संपर्क में रहिए। जो मेहनत करते हैं, जो बच्चे लोग कंपटीशन कर रहे हैं, वो उसके संपर्क में रहिए। अब उसको देखिए वो कितना घंटा पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरा से क्या मतलब रखना है, नहीं। आप कैसे जानोगे? कोई अगर 10 घंटा पढ़ रहा है, आप कैसे जानोगे? अगर आप 7 आवर्स पढ़ रहे हो और दूसरा बच्चा अगर 10 घंटा पढ़ रहा है, तब तो आप उससे हार जाओगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा एफर्ट दे रहा है स्टडी में, तो आप तो उससे हार जाओगे। इसी के लिए सामने वाला कितना देर पढ़ रहा है और भी बच्चे कितने देर पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है अगर आप कंपटीशन में हो। अगर नहीं कंपटीशन में हो तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं हासिल हो सकता बच्चा लोग। इसी के लिए जितना पावर है शरीर में वो सारा लगा दो, तभी आपको कुछ। अगर आप लोग 15-15 घंटा, 17-17 घंटा अगर पढ़ रहे हो और फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग 100% वो जो होता है ना, शिद्दत वाला मेहनत जो होता है, जो आप लोग अब अभी के टाइम में प्यार में देते हो, प्यार मोहब्बत में शिद्दत दिखाते हो, उस तरह से अगर आप लोग स्टडी में शिद्दत दिखाओगे तो आप लोग कुछ अचीव कर लोगे, आप लोग कुछ बन जाओगे। और जिससे आप लोग शिद्दत वाला प्यार करते हो, उससे आप लोग मैरिज भी कर सकते हो। लेकिन बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना मेहनत के आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। वो जिससे आप लोग शिद्दत वाला प्यार करते हैं, उसको भी कोई उठा के ले जाएगा, आप देखते रह जाओगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के लिए अपना स्टेटस होना बहुत ही मस्ट है। समझ रहे हो ना मेरा बात? अपना स्टेटस होना बहुत ही मस्ट है। अगर आपका स्टेटस नहीं होगा, अगर आप अपने पैर पे खड़े नहीं होगे, तो आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन लाइन में हो, अगर आप कंपटीशन कर रहे हो एसएससी, बैंकिंग और जो भी रेलवेज वगैरह में, तो देखो सामने वाला बच्चा कितना घंटा पढ़ रहा है। अगर वो 13 घंटा पढ़ रहा है तो तुम 14 घंटा, 15 घंटा पढ़ो, और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो हमें बताओ, डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी तो हम लोग बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो अब सामने में देखो, इसमें भी आप लोग कंपटीशन कर सकते हो। सामने वाला अगर 5 घंटा पढ़ रहा है तो आप 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ो, और तब आपको 95% कैसे नहीं आता मैं बताऊंगा। तब डेफिनेटली आएगा आपको 95% प्लस। ठीक है, तो ये बात होती है। तो मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं हो सकता बच्चा लोग। आप इतना मेहनत कीजिए, अब फिर आपका मार्क्स जो है डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मेहनत पे ही दुनिया टिका हुआ है। समझ रहे हैं? तो चलिए, ये लेक्चर आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, सब लोगों को बोरिंग लगा होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन समय जैसे ही गुजरता जाएगा ना बच्चा लोग, तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि सर सही ही बोल रहे थे। ठीक है तो हम लोग कहाँ थे, भूल ही गए। तो यहाँ पे थे हम लोग। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन अफेक्टेड व्हेन सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब कोई सोल्यूशन जो है एसिड का डाइल्यूट करते हैं हम लोग, तो वो H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन होता है, उसका कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होता है वो बता रहा हूँ। तो कोई भी एसिड होता है, अगर वो वाटर का यानी एक्वा सोल्यूशन है, तो वो H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देगा ना, देगा ही देगा, डेफिनेटली है। लेकिन जैसे ही वाटर मिक्स होगा ना, तो वाटर जैसे ही एक्सेस वाटर मिक्स होगा, तो वाटर जो है, वाटर के पास अपना भी आयंस होता है, वो H+ और OH- में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? डेफिनेटली टूटेगा। अब एसिड है, कोई भी एसिड है, तो वो क्या दे रहा है? वाटर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, वो H+ दे रहा है कि दे रहा है? ठीक है, कोई भी एसिड है वो H+ आयन दे रहा है। और इसका वाला OH- आयन है, वो क्या करेगा? इस H+ के साथ मिलके वो क्या करेगा? देखिए, H+ ये वाला और ये प्लस में OH- जो है मिलने के बाद, यानी वाटर से जो OH- आयन निकल रहा है, उसके साथ दोनों कंबाइन करके वाटर बना लेगा। यानी ये सारा, ये जो H+ है, इस एसिड का जो H+ है, वो जो है धीरे धीरे जो है न्यूट्रलाइज करते रहेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी ये जो OH- आयन है, यानी जो वाटर से निकला है, वो क्या करेगा? एसिड का जो H+ आयन है उसके साथ कंबाइन करके वाटर बनाता चल जाएगा, और धीरे धीरे जो है इस H3O+ आयन का कंसंट्रेशन है, वह पर यूनिट वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता जाएगा।
डिक्रीज होते जाएगा, यानी एसिडिटी जो है, यानी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि H3O+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है। तो ये सारा आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बैक कीजिए, मैं फिर से इसी बात को आपको दोहराऊंगा और इसी बात को मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा इस वीडियो का लेंथ बढ़ाएं तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक जा सकता है। तो अब 2 घंटा का वीडियो आप रेगुलर देख ही नहीं पाओगे और बोर हो जाओगे। इसी के लिए मैं ये डिसाइड किया हूँ कि अभी 8 क्वेश्चन ही कराता हूँ, अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन करा दूंगा और ये जो है NCERT फाइनल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक वीडियो में हम लोग हॉट्स क्वेश्चन और जो भी किस तरह से CBSE क्वेश्चन बोर्ड में पूछती है, वो पेपर जो आता है हम लोगों का बोर्ड में, वो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है XYZ करके, ABC करके, और किस तरह से फंसाया, किस तरह से घुमाया हुआ क्वेश्चन पूछता है CBSE। तो वो सारा हम अगले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जोश के साथ और बहुत ही अच्छे मेहनत के साथ रगड़िए, जितना मेहनत आप कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। तभी आपको जो है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका रियल ड्रीम है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।